यहाँ पर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक्सरसाइज 13 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आने के चांसेस बने रहते हैं। तो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ दूसरा केस होता है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो एक केस चलता है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, और यदि आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन सही से समझ में आ जाता है तो आप रोटेशन ऑफ एक्सिस को भी सही ढंग से यूज कर सकते हैं। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस काफी इजी होता है, बस आपको उसको यूज करना होता है सही ढंग से। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एक्सरसाइज 13 की फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी थ्योरी जरूर बता देते हैं। उस थ्योरी को आप समझ लीजिए ताकि आप एक्सरसाइज 13 को पूरी तरह से कर पाए। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने अभी जस्ट बनाई है। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब मैंने बच्चों एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अगर बच्चों हमको इस x, y तक पहुंचना है तो पहले हम ओरिजिन में चलेंगे x यूनिट, ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग चलेंगे x यूनिट, फिर y एक्सिस के अलोंग चलेंगे y यूनिट। इतना तो बच्चों करेंगे करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली जो केस है आपका वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का। तो आप क्या करते हैं, ओरिजिन को उठा के एक जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। लेट से आपने ओरिजिन को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जब बच्चों ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी नई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनकर के क्रिएट हो जाएगी। इस नई कोऑर्डिनेट एक्सिस को ध्यान से देखिए, ये नई कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ओरिजिन को आपने जहां पे भी शिफ्ट किया उसका आप नाम लिख दीजिए। उसका नाम हो गया h, k। इसका मतलब अगर हम h, k तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले हमें इतना h चलना पड़ेगा, फिर हमें इतना k चलना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अब बच्चों हमें पुराने वाले ओरिजिन यानी कि O के रिस्पेक्ट में P के कोऑर्डिनेट थे x, y। अब हमको नए वाले ओरिजिन यानी कि h, k के रिस्पेक्ट में इस P के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बच्चों हम इस P के नए कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं कि इस P के नए कोऑर्डिनेट बन जाएंगे P डैश, और P डैश की वैल्यू होगी x डैश y डैश, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें x डैश y डैश तक पहुंचना होगा नए वाले ओरिजिन hk के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम कितना चलेंगे x डैश, फिर हम कितना चलेंगे y डैश, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, p डैश तक पहुंच जाएंगे। ये बात क्लियर होगी? तो बच्चों अगर आप इतना रिलेशन समझ चुके हैं तो यहाँ पर आपको x डैश y डैश hk में एक रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा, कि अगर हमारे पास x है तो वो x किसके इक्वल है बताइए, x डैश प्लस h के। और अगर y है तो y किसके इक्वल है, y डैश प्लस k के। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। तो बच्चों ये आपका जो केस होता है इसको आप लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे h, क्या है, h, k जब मैंने ओरिजिन को नई लोकेशन पे शिफ्ट किया है तो वो पॉइंट है। x डैश y डैश क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। और x और y क्या है, ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के लोकेशन है x, y। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमें कैसे करना होगा अगर एग्जाम में आता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस का रोटेशन करते हैं तो ये भी बात काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाते तो है, लेकिन उससे पहले हम आपके पास कुछ फिजिक्स का डिस्कशन भी करेंगे साथ में। सबसे पहले अगर मैं आपको एक पॉइंट लिख करके देता हूँ, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज x, y। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो तुम पोजीशन वेक्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर, यानी एक लाइन हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से p तक, तो ये डिफाइन करेगी p का पोजीशन वेक्टर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि p के पोलर कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कहोगे सर पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब वहां पे आपको थीटा वगैरह यूज करना पड़ता है, आर वगैरह यूज करना पड़ता है। तो हमने कहा बेटा अगर हम पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स पे चर्चा करेंगे तो पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तुम कहोगे सर पहले एंगल बता दीजिए, एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, थीटा है।
ओपी वेक्टर की लेंथ कितनी है, हम कहेंगे वो आर है। कितनी है, आर है, यानी ओपी की लेंथ हो गई आर। यानी कि अगर हम पी तक पहले पहुंच रहे थे तो पहले हम एक्स के अलोंग कितना चल रहे थे, एक्स, और वाई के अलोंग कितना चल रहे थे, वाई चल रहे थे ना। लेकिन बच्चों अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो आर कॉस थीटा हो जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी आर साइन थीटा। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो इसका मतलब बच्चों अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे आर साइन थीटा, तो हमारे पास पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि जो बेसिकली एक्स है वो क्या है, आर कॉस थीटा, वाई क्या है, आर साइन थीटा। ये बच्चों हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। चलिए अब मैं बच्चों यहाँ पे आपको पढ़ाना चाहता हूँ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों ये काफी आसान होता है, कभी कभी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन इसके भूल जाते हैं और ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में चलता चला जाता है मिक्स होकर के। तो आप लोग सब रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम फिर से उसी पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज योर पॉइंट पी, जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। अगेन अगर हम पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसका सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर भी बनाएंगे। तो ये हो गया पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक। अब पोजीशन वेक्टर तो मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ पर हमने एक चेंजेस किए। यहाँ पर आपके पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेकिन तब बताने हैं जब मैंने पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया। किस एंगल से रोटेट किया है, थीटा से। तो बच्चों अगर हम इसको थीटा से रोटेट करेंगे तो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको कैसा नजर आएगा, वो क्लियर आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। ये बच्चों आपका नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, लेकिन कब बना, जब मैंने पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अब आपको इस पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तुम कहोगे सर अभी बताने में तकलीफ होगी। हमने कहा क्यों तकलीफ होगी, पी के कोऑर्डिनेट बताओ ना नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है, ये वाला एक्स डैश वाई डैश वाला, इसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो तुम कहोगे सर पी तक पहुंचेंगे कैसे। हमने कहा पी तक पहुंचो ना तुम, सबसे पहले ओरिजिन से चलो पी के पास। पहले हम ओरिजिन के पास एक्स एक्सिस के अलोंग यानी एक्स डैश वाली एक्सिस के अलोंग इतना चलेंगे, फिर हम वाई डैश वाली एक्सिस के अलोंग इतना चलेंगे, तो हम पी तक पहुंच जाएंगे। यही तो मतलब हुआ। तो बेटा हम पी तक पहुंचने की स्टार्टिंग करते हैं। तुम कहोगे सर ओपी वेक्टर की लेंथ क्या है, हमने कहा वही पहले वाली मांग लो, कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। ठीक है, तो बेटा जल्दी से हमको बता दो कि ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। क्योंकि सर लेट्स से इस एंगल को आप ले लेते हैं अल्फा। क्या ले लिया, अल्फा। ये पूरा एंगल आपका कितना है बच्चों, अल्फा। इसको हमने अभी अल्फा एज्यूम कर लिया है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों ये एंगल आपका हो गया अल्फा। ठीक है, तो आप बच्चों हमको बताएंगे कि अगर हमको पी पॉइंट को पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिखना हो तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सर एक्स की वैल्यू होगी आर कॉस अल्फा। क्या बात क्लियर है। और वाई की वैल्यू कितनी होगी, आर साइन अल्फा। क्या बात क्लियर है। क्या ये बात क्लियर है कि अगर हमको पी के पास पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे। तुम कहोगे सर वेरी इजी, पहले हम इतना चलेंगे, दिस इज कॉल्ड आर कॉस अल्फा, फिर हम इतना चलेंगे एंड दिस इज कॉल्ड आर साइन अल्फा। तो हम पी तक पहुंच गए ना। लेकिन बच्चों अब हमको पी तक पहुंचना है, लेकिन नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके एक्स डैश वाई डैश। तो सर ये वाला फिर आपको एंगल बताना पड़ेगा जो ये वाला एंगल है। तो हमने कहा ये वाला एंगल कौन सी बड़ी बात है, इसका नाम होगा अल्फा माइनस थीटा। तो हम इस एंगल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, ये हो जाएगा बच्चों अल्फा माइनस थीटा। ये बात क्लियर है सबको, बात क्लियर है सबको। ठीक, तो बच्चों हमको ये जल्दी से बताइए कि अगर हमको पी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स बताने हो नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से तो आप क्या बताएंगे। कहोगे सर बहुत आसान है, आप लिखेंगे सर एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा माइनस थीटा एंड वाई डैश इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा। बस बच्चों आपको इतना लिखना होता है। इतना लिखते ही आपके पास रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है।
अब बच्चों उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस ए कॉस बी प्लस आर साइन ए साइन बी। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों इक्वेशन को कंप्लीट कर दीजिए, जल्दी बताइए आर कॉस अल्फा कितना है? एक्स, तो ये हो गया एक्स कॉस थीटा, और आर साइन अल्फा कितना है? वाई, तो ये हो गया वाई साइन थीटा। तो अब बच्चों आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो गया थीटा एक्स और एक्स डैश के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ रोटेशन है ना बच्चों, इसलिए यहाँ पे थीटा एक्स और एक्स डैश के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होती तो एच एक्स और एक्स डैश में होता होता ना। चलिए, तो बच्चों जल्दी से बताओ, वाई डैश को जब हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि हम अगर इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? यानी कि आर साइन ए कॉस बी ऐसे आएगा, माइनस आर कॉस ए साइन बी। यहां तक सबको क्लियर है? तो बच्चों आपका वाई डैश कितना आ गया? वाई डैश आपका आ गया आर साइन अल्फा। आर साइन अल्फा कितना है? वाई, तो ये कितना हो गया? वाई कॉस थीटा। और बच्चों और बता दो जरा कितना है? आर कॉस अल्फा। आर कॉस अल्फा कितना है? एक्स माइनस का एक्स साइन थीटा। तो बच्चों आपके पास क्रिएट हो गए एक्स डैश वाई डैश नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो बच्चों ये जो आपके पास इक्वेशंस बन करके रेडी हो गई हैं, उन इक्वेशंस को आप किसी बॉक्स में डाल दीजिए, तो वो इक्वेशंस फाइनली आपकी बनेगी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा। तो बच्चों इसको मैंने उठा के एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो बच्चों ये बॉक्स है, उसमें उठा के मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, इस बॉक्स में मैंने उठा के इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो बच्चों आप इस पे बॉक्स बना के इसको बंद कर लीजिए खुद से। ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपके पास बेसिकली ये वाला सिस्टम आने के बाद कभी कभी क्या पूछा जाता है कि एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश, तो वो आप खुद से कर सकते हो। अब आपके पास दो इक्वेशंस है, एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? बहुत आसान होती है। जैसे आपके पास ये स्टैंडर्ड बनकर के क्रिएट हो गया, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा मान लीजिए आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप x के कोऑर्डिनेट सेम बना लो, x के कोफिशिएंट सेम बना लो। कैसे बनाओगे? ऊपर वाली इक्वेशन में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे वाली इक्वेशन में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फिर से x और y आ जाएंगे x डैश y डैश और थीटा के टर्म्स में। तो बच्चों जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे? x डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले लिखिए बच्चों जल्दी से, वाई डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का वाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या तक क्लियर है? अब बच्चों हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? फाइनली ऐड करेंगे। ऐड करने से ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा? एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। बच्चों वाई आ गया। सिमिलरली बच्चों अब y के कोफिशिएंट्स को सेम बना करके x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई प्रूविंग। प्रूविंग आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अब प्रूविंग के साथ साथ मैंने आपको एक बॉक्स भी बना कर दे दिया था, उस बॉक्स को आप याद रखेंगे। तो बच्चों बॉक्स को जल्दी से बना दीजिए जरा, कैसे बनेगा बॉक्स? ये एक बॉक्स बन करके क्रिएट हो गया। तो बच्चों ये एक बॉक्स बन करके क्रिएट हो गया। ठीक है, इस पे थोड़ी सी हम लाइंस बना लेते हैं। तो ये बच्चों ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और इस तरह से तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखते हैं एक्स डैश या वाई डैश या एक्स या वाई। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन थीटा। बच्चों इस बॉक्स की हेल्प से आप कोई भी रिलेशन तुरंत लिख सकते हो। तो बच्चों रिलेशन जल्दी से हमको लिख के बताइए इस बॉक्स की हेल्प से कैसे लिखेंगे?
आप लिखोगे सर एक्स डैश को लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स डैश कितना आएगा बच्चों, जल्दी से देख के बताओ। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स डैश को क्या लिखना होता है, एक्स और वाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और बच्चों वाई डैश को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस वाई का कॉस थीटा। और बच्चों अगर हम एक्स वाई लिखेंगे तो भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। और बच्चों अगर हम y को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो होगा x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। तो बच्चों जो आपने लिखा है देखिए ऊपर से ये आंसर सारे टैली भी करते हैं। इसका मतलब ये बॉक्स आपके काम का है, आप डायरेक्टली इसको बना करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गई बच्चों आपके पास थ्योरी, इसकी थ्योरी क्रिएट हो गई एक्सरसाइज 13। अब जो एक्सरसाइज 13 की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद इसमें एग्जाम के आप कोई भी क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम के क्वेश्चंस के पास पहुंच जाता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बच्चों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो बहुत इजी होता है, तो हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर हम जैसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहें जैसे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम करेंगे तो करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसको कॉपी करते हैं ऊपर की तरफ। ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा है, व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए if the coordinate axis is rotated by 45 degree in anti-clockwise direction। यानी कि बच्चों जो आपका ए वाला पॉइंट है वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, यानी कि ये वैल्यू उसका मतलब हो गई आपकी एक्स, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी एक्स, और ये वैल्यू बच्चों कितनी हो गई आपकी वाई। तो आपको एक्स और वाई तो क्लियर हो गए, किसी को अगर एक्स और वाई क्लियर ना हो तो तुरंत बताए। ठीक है, एक्स और वाई बच्चों आपको क्लियर हो गए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है 3। तो बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, और थीटा कितना है 45। तो बच्चों आपको क्या लिखना है, नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सेस के हिसाब से पॉइंट लिखना है। यानी आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू, तो जल्दी से बताओ बच्चों एक्स डैश कितना होगा, एक्स कॉस 45 प्लस वाई साइन 45। ठीक है, तो एक्स डैश की वैल्यू निकाल लें, कितनी आएगी बच्चों 1/√2 प्लस 3/√2, जिसको आप क्या लिखेंगे 4/√2। इसको बच्चों आप रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 4√2/2, दैट मीन्स आपका एक्स डैश कितना आ गया 2√2। सिमिलरली बच्चों आप वाई डैश भी लिखते हैं, वाई डैश कितना है माइनस का एक्स साइन 45 प्लस का वाई कॉस 45। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बच्चों कितना आएगा, ये हो गया -1/√2 प्लस 3/√2। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2/√2। इसको बच्चों रेशनलाइज कर लेंगे, जैसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश कितना आ जाएगा √2। तो बच्चों नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या आपका आंसर क्या निकल के आएगा, वो आंसर आएगा आपका 2√2 कॉमा √2। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, तो सबसे पहले आप इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, if the axis be turned through an angle tan inverse √2, what does the equation this become। तो कह रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से गिवन है, आपको नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चाहिए। यानी कि एक्स वाई को आपको एक्स डैश और वाई डैश के टर्म्स में लिखना है। तो देखो बच्चों आपको कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा, जो आपने लिखा है उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला रिलेशन बच्चों जब आप यूज करेंगे तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, तो बच्चों हम इसको करते हैं, चलिए।
ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बताइए कि अगर हम यूज करेंगे भी तो हमारे पास थीटा तो गिवन नहीं है, थीटा कुछ और फॉर्म में गिवन है। क्या आपके पास गिवन है थीटा? tan इनवर्स 2। तो बच्चों यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 2। अब हमने तुमसे कहा बेटा अगर tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा तो छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। तो आप जल्दी से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करो और tan थीटा लिख दो यहाँ पर 2। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कितना है यहाँ बच्चों? दिस इज 2/√5। कॉस थीटा कितना है यहाँ? 1/√5। ठीक है, तो बच्चों ये तो समझ में आ गया। अब बच्चों ऊपर वाला रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। क्या आएगा बच्चों जल्दी से बताओ? पुराने वाले x की वैल्यू नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगी वो? x डैश कॉस थीटा दिस इज 1/√5 माइनस y डैश साइन थीटा विच इज 2/√5। तो y लिखो, y क्या होगा बच्चों? x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। के टर्म्स क्लियर है आप लोगों को? अगर टर्म्स क्लियर है तो बच्चों फिर तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि x की वैल्यू आप लिखेंगे 1/√5 टाइम्स x डैश माइनस 2y डैश। y की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/√5 टाइम्स 2x डैश प्लस y डैश, ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों आपके पास x और y आ गए, x और y उठा करके आप ओल्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप उसको ओल्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ओल्ड इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 4xy। तो बच्चों एक्स वाई का जब प्रोडक्ट करेंगे तो √5 5 हो जाएगा, और ये बन जाएगी x डैश माइनस 2y डैश 2x डैश प्लस y डैश माइनस 3x²। तो बच्चों हम x का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x डैश माइनस 2y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8²। ये बच्चों आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। बच्चों ये आपको सिंप्लीफाई खुद करनी होगी और आपका आंसर मैच करने लगेगा। तो बच्चों जब आपका आंसर आप मैच करोगे तो वहां पे x डैश y डैश की जगह कैपिटल X और कैपिटल Y दिखेगा। तो किसी बुक्स में नोटेशन x डैश y डैश की जगह कैपिटल X कैपिटल Y यूज करते हैं, कहीं x डैश y डैश। बच्चों हम लोग x डैश y डैश इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो, क्योंकि कैपिटल X और कैपिटल Y को लिखते लिखते एक टाइम ऐसा आता है कि कैपिटल X भी स्मॉल x लिखने लगता है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आप उसको x डैश y डैश ही लिखा करिए, बाद में भले उसको xy आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन फाइनली आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो बच्चों सिक्स क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये आपका हो गया सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन को बच्चों हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसमें बेस्ट पॉसिबल, उसको ट्राई करते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है अ लाइन हैज इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म को देख करके आपके मन में खुशी पैदा होनी चाहिए कि सर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन तो कम से कम हम 100 दफे देख चुके होंगे, है ना। तो इंटरसेप्ट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो बच्चों ये पॉइंट कितना होता है? a,0। ये पॉइंट क्या होता है? 0,b। बच्चों मैं साथ में आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या होती है? यस, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, जहां पर p क्या होता है? ओरिजिन से उस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ, और थीटा क्या होता है? वो जो परपेंडिकुलर होता है वो x एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा होता है वो होता है आपका थीटा। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बेटा ये थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है? 0 से 180 या 0 से 360? बहुत बढ़िया जवाब, 0 से 360 बिल्कुल लाई करता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका रिवीजन बिल्कुल थम्स अप के बराबर है, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। इसी तरह से बच्चों मैं अभी आपसे और भी क्वेश्चंस पूछूंगा, बीच बीच में आप रेडी रहिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज द x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखा है कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। तो तुमने कहा सर 90 डिग्री से रोटेट किया, तो सर हमारे पास cos 90 की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा वो तो 0 होता है,
सर साइन 90 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 है, सर वो 1 होता है। ठीक है, तो बेटा जब हमने अपने सिस्टम को रोटेट कर दिया नए वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो उसके इंटरसेप्ट बदल के क्या हो गए, पी और क्यू। तो पूछ रहा है कि बताओ पी बी होना चाहिए और क्यू माइनस से होना चाहिए, ये आपको शो करना है। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान, ये जो भी आपने लिखा है ना सर, ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लिखा है। अब आप नई इक्वेशन लिख लीजिए, यानी एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश। तो हमने कहा बेटा वो तो ऊपर ही किया था, वो तो ऊपर ही किया था, लेकिन हमें इक्वेशन याद नहीं है, इसलिए हमको इक्वेशन कॉपी करनी पड़ेगी। तो हम इक्वेशन कॉपी कर ले रहे हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन हमने कॉपी कर ली। तो बच्चों ये मैंने इक्वेशन कॉपी कर ली। बच्चों मैं मेरे को इक्वेशन खुद नहीं याद है, मैं खुद ही वो बॉक्स बना करके क्वेश्चंस करता रहता हूँ। तो जल्दी से करिए, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस 90, कॉस 90 तो 0 हो गया, माइनस वाई डैश साइन 90, वो 1 हो गया। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर जो x है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ वाई डैश। ये बात क्लियर है? फिर से बच्चों y लिखते हैं, y कितना है, x डैश साइन 90 विच इज 1 प्लस वाई डैश कॉस 90 विच इज 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो y किसके इक्वल हो गया, x डैश। यानी बच्चों अब अपनी ओल्ड इक्वेशन में एक्स वाई को से रिप्लेस कर दीजिए, तो वो नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आ जाएगी, जिसको 90 डिग्री से रोटेट किया गया है। तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वाई डैश अपॉन ए लिखेंगे ना, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हम इसको सही से लिख लेते हैं एक बार। तो क्या दिख रहा है, ये एक्स डैश अपॉन बी प्लस वाई डैश अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए कि नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इस इक्वेशन का जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है वो क्या है, बी। और इसने क्या कहा था कि जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, पी के। और जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, क्यू के। तो इसने कहा था पी और क्यू की जो वैल्यूज आएंगी वो बी आएंगी और माइनस से आएगी। तो दैट मीन्स ये बात प्रूफ हो गई कि यहाँ पर पी की वैल्यू बी आ रही है और क्यू की वैल्यू माइनस से आ रही है। तो हेंस प्रूफ क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों मैंने आपके साथ सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम का ही है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये बस हो पाए क्योंकि उस समय भी बच्चे नहीं कर पाए थे। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एक पेज आपको क्रिएट करके देता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्वेश्चन लिख देते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं पूरा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है shift the origin to a suitable point so that the equation will not contain the term y and constant। आपने ये क्वेश्चन किया भी होगा, किया है? तो बच्चों आपके मन में आना चाहिए कि किया है, पहले किया है। तो जल्दी से बताइए कि हम ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें ताकि जो हमारे पास नई इक्वेशन बन के आए उसमें क्या हो, उसमें कांस्टेंट टर्म ना हो और y के कोफिशिएंट भी ना हो, मतलब y वाले टर्म, y वाला टर्म तभी नहीं होगा जब उसके कोफिशिएंट भी नहीं होंगे। तो बच्चों कैसे लिखेंगे एग्जाम में, लेट origin be shifted at point, at point कहाँ शिफ्ट करेंगे, h कॉमा k। तो बच्चों जल्दी से हमको बताइए कि जब मैंने ओरिजिन को h कॉमा k पे शिफ्ट कर दिया तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस क्या था। आपने बताया था कि सर x इज इक्वल टू होता है x डैश प्लस h इन y होता है y डैश प्लस k। कभी कभी बच्चों कुछ बुक्स में x डैश का रिलेशन होता है x माइनस h, y डैश का रिलेशन होता है y माइनस k। तो बच्चों वो इसी से आता है, आपको बार बार अलग अलग से पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कि आप अलग से फिर से नोट्स बनाने लगे। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन को टारगेट करते हैं क्योंकि हमें अपनी ओल्ड वाली इक्वेशन को जो पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से है उसको नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे वाई डैश प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई डैश प्लस के प्लस 8 टाइम्स
एक्स डैश प्लस एच माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम इसको फाइनली ओपन करते हैं। तो बच्चों आप इसको खुद से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए वाई डैश लिखने में ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं वाई डैश की जगह वाई और एक्स डैश की जगह एक्स ही लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये बच्चों क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हो गया 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको वाई स्क्वायर के टर्म रहने चाहिए, लेकिन y के कोफिशिएंट नहीं रहने चाहिए। तो y का कोफिशिएंट क्या आ रहा, 2k प्लस 4। और बच्चों कांस्टेंट नहीं रहने चाहिए, तो सारे कांस्टेंट बच्चों आप कलेक्ट कर लीजिएगा, और x का कोफिशिएंट तो रहना चाहिए, इसलिए उसको लिख दीजिएगा। तो सारे कांस्टेंट जब आप कलेक्ट करेंगे तो क्या क्या आएंगे बच्चों, एक आएगा k स्क्वायर, एक आएगा 4k, एक आएगा 8h और एक आएगा -2। तो बच्चों याद रखिएगा h और k कांस्टेंट होते हैं जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ऐसा ना हो आपको कांस्टेंट ही ना पता हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो बच्चों क्या कहा था क्वेश्चन में कि हम ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें ताकि हमारे पास उसमें y का टर्म ना रहे और कांस्टेंट ना रहे। तो सीधा सीधा बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, y के टर्म को गायब करने के लिए उसका कोफिशिएंट हम 0 कर देंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और बच्चों अगर हम k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। क्या हम सही कर रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो बच्चों ये हो जाएगा फाइनली 4, ये हो जाएगा -8 प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया आपका 8h एंड दिस इज -10 प्लस 4 -6, दैट मीन्स इक्वल टू 6। दैट मीन्स h कितना हो गया बच्चों, 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, h आ गया 3/4। तो बच्चों आपका आंसर आ गया कि ओरिजिन को हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है। द आंसर इज h, k, that is 3/4, -2। दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आ चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बच्चों शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो बहुत ईजी होता है, उसमें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। ठीक, चलिए। तो बच्चों हमारे पास अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल आप सिमिलर पैटर्न से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड टू द पॉइंट 1, -2। इसका मतलब बच्चों आपके पास क्या आ गया डायरेक्टली, h, k विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। यानी कि इक्वेशन कर्व की निकालनी है, यानी कि नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो आप क्या लिखोगे सर, x इज इक्वल टू पुट करोगे x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। तो बच्चों ये आप ट्रांसफॉर्मेशन उसमें लगा दीजिए, एक्स वाई की जगह ये पुट कर दीजिए। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आएगी। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस किया था। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको चाहिए, लिखा है इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट 1, -2। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों h हो गया 1 और k हो गया -2 विदाउट रोटेशन, व्हाट डू बी द इक्वेशंस बिकम। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें सर x की जगह पुट करेंगे x डैश प्लस h एंड y की जगह पुट करेंगे y डैश प्लस k। सेम बच्चों आप इसमें भी पुट करेंगे x इज इक्वल टू x डैश प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू y डैश -2। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्या लिखा है, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड। तो तुम कहोगे सर ओरिजिन की शिफ्टिंग निकालनी है, यानी h, k निकालना है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बिकम दिस, यानी कि पुराना आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि x गिवन है और y गिवन है, और नया कोऑर्डिनेट सिस्टम भी गिवन है। इसका मतलब x डैश भी गिवन है और y डैश भी गिवन है। तो बच्चों x डैश गिवन है, x गिवन है, तो h, k तो आप निकाल ही लेंगे किससे, x इज इक्वल टू x डैश h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k निकाल लेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 को भी देख लेते हैं बच्चों, जब सारे ही करा दिए तो एक बचा वो भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what will be the new coordinates of the point if the origin is shifted to the point this? तो बच्चों ये आपका x हो गया क्योंकि ये पुराने वाला पॉइंट है, ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट किया गया, इसका मतलब ये h हो गया, ये k हो गया, यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू x डैश h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k। इसको आप यूज करके फिर से आप निकाल सकते हैं x डैश और y डैश, वही आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।